दोस्तों, शहर के कोलाहल से दूर शांतपुर नामक एक छोटे से कस्बे में रोहन, प्रिया और उनकी नन्ही बेटी मीशा ने एक नए जीवन की उम्मीद में कदम रखा था। उन्होंने एक पुरानी भव्य हवेली खरीदी थी जिसकी खामोशी में एक अजीब सी पुकार छिपी थी। हवेली के भीतर आते ही प्रिया को रीढ़ में सिरहन महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य सर्द हवा ने उसे छू लिया हो। रोहन ने इसी पुरानी इमारत का स्वभाव बताया, पर प्रिया का मन कुछ और ही आशंका से घिरा था। मीशा बिना किसी झिझक के विशाल बगीचे में खेलने दौड़ पड़ी, मानो वहां उसका कोई पुराना साथी इंतजार कर रहा हो। शुरुआती दिन शांति से बीते, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। मीशा को अक्सर अपने कमरे में एक अदृश्य दोस्त छाया से बातें करते देखा जाता। वह अपनी गुड़िया से कहती, छाया को यह खेल बहुत पसंद है। माता पिता ने इस बच्चे की कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया, पर प्रिया के मन में एक ही हल्की सी बेचैनी घर करती कि मीशा की बातें दिन ब दिन और भी गहरी होती जा रही थी और उसकी आंखें कभी कभी किसी अनदेखी चीज का पीछा करती सी दिखती थी, जिनमें एक मासूमियत भरी उत्सुकता झलकती थी। कुछ हफ्तों बाद प्रिया को घर में अकेलेपन में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, कभी रसोई में, कभी खाली हॉल में, जैसे कोई उसके पास आकर कुछ कहना चाहता हो। कभी कभी कमरों के दरवाजे अचानक खुलते या बंद होते, जिनकी आवाजें गहरी खामोशी की चीर देती थी। रोहन ने हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखा। पुरानी लकड़ी का चटकना, हवा के झोंके, उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह हर घटना का वैज्ञानिक कारण खोजने में जुटा रहता। परंतु प्रिया ने गौर किया कि ये आवाजें और हरकतें बेतरतीब नहीं थी। वे अक्सर तब होती थी जब वह घर में अकेली होती, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे पहचान रही हो। हालात तब और बिगड़ने लगे जब घर के भीतर अचानक ठंडे धब्बे बनने लगे। चिलचिलाती गर्मी में भी कुछ कोनों या दरवाजों के पास असहनीय ठंडक महसूस होती, मानो बर्फीली हवा का झोंका कहीं से आ गया हो। मीशा का व्यवहार भी बदल रहा था। वह अब छाया के बारे में कम बात करती, बल्कि रात में सोते समय अचानक जाग जाती और चीखने लगती। छाया गुस्से में है, उसे कुछ चाहिए, वह रोते हुए कहती। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर घर कर गया था जो पहले कभी नहीं दिखा था। एक दिन रोहन अटारी की सफाई करते हुए धूल और पुराने सामान के ढेर में एक चांदी का पुराना लॉकेट मिला। लॉकेट पर जटिल नक्काशी थे और वह छूने में बेहद ठंडा था, जैसे उसमें बर्फ जमी हो। उसने सोचा कि यह पिछले मालिकों का कोई भूला हुआ गहना होगा और बिना ज्यादा सोचे प्रिया को उसने दे दिया। प्रिया ने उसे गले में पहना, लेकिन उसे लॉकेट से एक अजीब सी भारीपन और उदासी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे लॉकेट में कोई प्राचीन ऊर्जा कैद हो गई हो, जो लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। लॉकेट के घर में आने के बाद से गतिविधियों में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई। रात में ऊपरी मंजिल से जोर जोर से धमाकों की आवाजें आती, जैसे कोई भारी सामान पटक रहा हो। बेजान आवाजें सुनाई देने लगी, कभी रोने की तो कभी फुसफुसाने की, जो सीधे आत्मा को झकझोर देती थी। प्रिया को अक्सर अपनी आंखों के कोनों से चलती हुई धुंधली परछाइयां दिखाई देती थी, लेकिन जब वह पलटती तो कुछ नहीं होता। हवेली का माहौल भारी और डरावना हो गया था, मानो हवा में डर और दुख धुल गया हो। हर सांस में एक अनकहा भय था। प्रिया को वह भयानक और डरावने सपने आने लगे थे। सपनों में वह हवेली में एक परेशान महिला को देखती, जो बेसुध होकर कुछ खोज रही थी और लगातार रो रही थी। वह महिला एक बच्चे को पुकारती थी और उसके गले में ठीक वैसा ही लॉकेट था जो प्रिया ने पहना था। मीशा अब और भी ज्यादा डरी हुई रहती थी। वह अक्सर अपने बिस्तर से उठकर रोते हुए कहती थी, छाया बहुत गुस्सा है,
वह अपनी चीज वापस चाहती है। प्रिया को अब इस बात का गहरा एहसास हुआ कि मीशा की छाया शायद उसके सपनों की वही परेशान महिला है जो उनके अनकहे दुख से जूझ रही है। शुरू में हर बात पर संदेह करने वाले रोहन को भी अब अजीब महसूस होने लगा था। एक बार उसने अपनी आंखों के सामने एक मोटी किताब की शेल्फ से नीचे गिरते हुए देखा, जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। घर की अंदर की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। हर कोने में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता था जो पहले कभी नहीं थी। रोहन अब प्रिया की बातों को गंभीरता से लेने लगा था। उसकी आंखों में भी वही अनकहा डर झलक रहा था जो प्रिया वर्षों से महसूस कर रही थी। रोहन और प्रिया ने हवेली के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय अभिलेखागार और गांव के सबसे पुराने बुजुर्गों से बात कर दी। उन्हें पता चला कि दशकों पहले इस हवेली में राधा नाम की एक महिला रहती थी। उसका बच्चा एक गंभीर बीमारी से गुजर गया था और उसके कुछ समय बाद राधा भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी और उसका एक कीमती लॉकेट हमेशा अपने पास रखती थी जिसमें उसकी आत्मा बसी थी। ये सुनकर प्रिया के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे यह उसकी अपनी कहानी हो। रोहन और प्रिया को अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। यह लॉकेट राधा का था और शायद उसकी आत्मा उसी से बंधी हुई थी। यह अपने बच्चे के खोने और लॉकेट के दुख में हवेली में भटक रही थी। हवेली केवल पुरानी नहीं थी, ये एक गहरा दुखद इतिहास समेटे हुई थी जो अब उनसे अपनी अनकही कहानी कहना चाहता था। उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि शायद छाया मीशा का नहीं बल्कि राधा के बच्चे का नाम था और वह उसी को पुकार रही थी, अपनी मां को वापस बुला रही थी। एक रात दहशत अपने चरम पर पहुंच गई। अचानक सारी बत्तियां झपकने लगी और फिर बुझ गई। हवेली घोर अंधेरे में डूब गई थी। हवा में एक जबरदस्त ठंडी लहर दौड़ गई जिसने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया था। बर्तन जोर जोर से खड़कने लगे और दीवारों पर अदृश्य नाखूनों के खरोच के निशान उभरने लगे। मीशा जोर से चीखी। अपने बिस्तर के पास एक धुंधली आकृति की ओर इशारा कर रही थी। प्रिया ने अपनी आंखों से एक रोती हुई महिला की स्पष्ट छवि देखी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। महिला का चेहरा दुख और क्रोध से भरा था जो उसकी आंखों से झलक रहा था। रोहन ने तुरंत मीशा को अपनी बाहों में भर लिया और प्रिया को पास खींच लिया। कमरे का तापमान इतना गिर गया था कि उनकी सांसें जमने लगी थी, जैसे वे किसी बर्फीले तूफान में फंस गए हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे पुरानी मिट्टी और बासी फूलों की, जो मृत्यु की याद दिला रही थी। आत्मा उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी फुसफुसाहट धीरे धीरे चीख में बदल रही थी, जैसे वह अपना लॉकेट वापस चाहती हो, अपनी पहचान वापस चाहती हो। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे उनके डर को देख रही थी। प्रिया ने अचानक अपने सपनों को याद कर लिया। महिला का अथाह दुख और लॉकेट से उसका अटूट जुड़ाव। उसने हिम्मत जुटाई और अपने गले से लॉकेट निकालकर आत्मा की ओर बढ़ाया। उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, हम आपकी मदद करेंगे। हम समझते हैं कि आप क्या चाहती है। उसके शब्दों में डर के साथ साथ गहरी सहानुभूति भी थी, जैसे वह उस आत्मा के दर्द को महसूस कर पा रही हो। उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर उस आत्मा से जुड़ने की कोशिश की। उसे यह समझाने की कोशिश की कि वे उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके दुख को समझने वाले थे। जैसे ही प्रिया ने लॉकेट बढ़ाया, घर के भीतर की तीव्र गतिविधियां धीमे पड़ने लगी। हवा में ठंडक कम हुई और धुंधली आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे कोई धुंध छट रही हो। एक अजीब सी शांति हवेली में लौट आई जिसने सभी को राहत दी। रोहन और प्रिया को एहसास हुआ कि आत्मा दुर्भावनापूर्ण नहीं थी बल्कि दुखी और अशांत थी, जो अपने खोए हुए बच्चे और अपनी अंतिम निशानी
लॉकेट की तलाश में थी। उसे बस पहचान और शांति चाहिए थी ताकि वह आगे बढ़ सके। ये एक दुखद कहानी थी जिसे अब कोई समझ नहीं पाया था। उन्होंने फैसला किया कि वे लॉकेट को वापस वहीं रखेंगे जहां राधा और उसके बच्चे ने शांति महसूस की होगी। उन्होंने एक छोटे से कोने में, जहां पहले राधा के बच्चे का पालन रहा होगा, लॉकेट को एक छोटी सी चौकी पर रखा। उन्होंने कुछ फूल चढ़ाए और चुपचाप आत्मा से बात की, उसे शांति की पेशकश की। उन्होंने समझा कि आत्मा को डर नहीं बल्कि स्वीकृति और सम्मान चाहिए ताकि वह अपनी अंतिम यात्रा पर जा सके अपने प्रिय बच्चे के पास। धीरे धीरे हवेली शांत होने लगी। मीसा ने फिर कभी छाया के बारे में बात नहीं की। उसकी आंखों का डर गायब हो गया था। एक सूक्ष्म उपस्थिति अभी भी महसूस होती थी, लेकिन अब डरावनी नहीं थी बल्कि शांतिपूर्ण और चौकस लगती थी, जैसे कोई अदृश्य अभिभावक वहां मौजूद हो। रोहन, प्रिया और मीसा ने हवेली के इतिहास के साथ जीना सीख लिया, उसकी त्रासदी का सम्मान करते हुए और यह समझते हुए कि कभी कभी सबसे भयानक कहानियां भी केवल गहरे दुख और अनकही पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है, जिन्हें सिर्फ सुनने और समझने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अगर शेयर करेंगे, कहानी को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है और मैं और भी ऐसी डरावनी कहानी लाऊं। तो दोस्तों, मैंने जो आपसे कहा उसे भूलना मत, क्योंकि न्यू चैनल है दोस्तों। सपोर्ट तो आपका चाहिए मुझे, बिना आपके सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती है ऐसी ही नई और डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।